नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम पहुंचे हैं खानपुर विधानसभा के गांव ढंडेरा में, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कांग्रेसी लोग हैं बहुत ज़्यादा, और ये अपने कार्यालय उद्घाटन के लिए यहां पे रुके हुए हैं। जो कि कार्यालय उद्घाटन के जो रिबन कटेगा वो हरीश रावत जी काटेंगे। फिलहाल हरीश रावत जी हैं डोर टू डोर अभियान में, तो जहाँ दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनाव भी तेज होता जा रहा है। अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए सबकी होड़ लगी हुई है कि कैसे हम राजनीति में अपने प्रत्याशी को जिताएं। तो यहाँ पे आप हमारे साथ देख सकते हैं बहुत सारे कांग्रेसी जन हैं जो कि अपने जो नेता हैं हरीश रावत और अपने प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन लोगों से भी जान लेते हैं कुछ बातें। जी नमस्कार, किसका इंतज़ार चल रहा है? प्रदेश के जो हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़े रहे हैं, उनका इंतज़ार पब्लिक बेसब्री से कर रही है, और उनके सुपुत्र और हमारे प्रत्याशी लोकसभा के श्री वीरेंद्र रावत जी का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और बिना किसी लालच के, बिना किसी धन प्रलोभ के उनके इंतज़ार में खड़े हैं कार्यालय के उद्घाटन के लिए। और अपनी इच्छा के अनुसार लोग यहाँ अपने ईमानदारी के साथ यहाँ उन्हें समर्थन देने के लिए आए हैं। जो कितनी देर से खड़े हुए हैं आप? 1-1.5 घंटा हो गया तकरीबन। वैसे तो 10 बजे नहीं हो रही है, नहीं थकान नहीं हो रही, क्योंकि हम देश में बदलाव चाहते हैं। जो आज 10 साल में ये नरेंद्र मोदी जी ने, जहाँ युवक बेरोजगार हो गया है, आम किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तो इस बीजेपी को हटाने के लिए हम कोई थकावट महसूस नहीं कर रहे, और कांग्रेस को लाना है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत अच्छा शासन किया है पिछले सालों में। जो है थकावट महसूस नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ रमजान से हैं, वैसे भी जो है रमजान से हैं, उसके बाद में हम थकावट महसूस। एक तरफ तो रमजान चल रहे हैं, दूसरी तरफ आज से नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे उदय पंडित जी आप? देखिए, यही देश की खूबसूरती है। आज आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी कि ये देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, और जिस तरह से आज के समय में दंगा प्रस्तों ने मतलब इस तरह की हुकूमत चलाई है कि देश के अंदर ही बांटा जा रहा है। हिंदू को हिंदू से लड़ाया जा रहा है, और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाया जा रहा है, ईसाई को हिंदू से लड़ाया जा रहा है। इस तरह की जो है प्रवृत्ति इस पार्टी ने कर दी है। आज आप देख रहे होंगे कि आज युवा सड़कों पर बेरोज़गार है, और बेरोज़गारी इतनी हो गई। और रही बात मोदी की, मोदी इस तरह का व्यक्ति है जो कहता है वो तो बिल्कुल नहीं करता है। आप देखा होगा आपने कि जब शुरू में देश का प्रधानमंत्री बना था, उन्होंने कहा कि इस समय जो है ना देश में युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार हर साल मिलेंगे। आप बताइए 10 साल में कोई एक रोज़गार भी मिला हो? तो आज तक कोई रोज़गार नहीं मिला। दूसरी बात है कि आप देख रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री जो है बड़े बड़े मंचों से ये कहते हैं कि मैं आज 80 करोड़ देखो, बड़े बड़े मंचों पे देश के प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि मैं देश के 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रहा हूँ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब कांग्रेस का शासन गया लगभग 40 करोड़ लोग बाग राशन पाते थे, आज 80 करोड़ राशन पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेरोज़गारी बढ़ी है, घटी नहीं है। बेरोज़गार आज सड़कों पे है। राशन तो फ्री दिया जा रहा है, ऊपर से रोड वगैरह इतनी अच्छी हो गई है कि दिल्ली का रास्ता जो 4 घंटे का था वो 2.5 घंटे में पूरा हो रहा है। देखिए, खाली रोड से कुछ नहीं चलता। खाली रोडें हैं जो ना खाना नहीं देने की, खाने के लिए जो है ना रोज़गार चाहिए, और रोज़गार आज के समय में मिल नहीं रहा। आप देखिए कि जो रोज़गार पहले हुआ करते थे, जैसे सरकारी संस्थाएं थी, आप रेलवे को देख ले, रेल देख ले, भेल देख ले, सब चीज़ देख ले, सबका प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। आप देखिए कि जितने एयरपोर्ट्स हैं कुछ ही लोगों के, चंद लोगों के पूंजीपतियों के हाथ में दिए जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप अलग अलग देश कंपटीशन पैदा करें, जब 1-2 लोग ही देश में शासन करेंगे तो उनकी मोनोपोली होगी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, प्राइवेटाइजेशन करने का तो सिर्फ इतना है ना बीजेपी का कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि सरकारी आदमी काम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये गलतफहमी है। प्राइवेट जो है ना, प्राइवेटों की मोनोपोली किस लिए है कि जब एक आदमी स्वयंभू हो जाएगा वो अपने हिसाब से काम देगा। आप देखिए आज के समय में किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, जो ठेका प्रथा आज चली हुई है, जो सरकार ने नॉर्म्स बना रखे हैं, जिस एक आदमी को 500 रुपये से कम नहीं मिलने चाहिए, आज क्या है ठेकेदार क्या करता है, 200 रुपये दे दिए, 300 रुपये दे दिए, लेकिन ज़रूरतमंद लोग क्या करते हैं, उसी में खुश होते हैं और वही देख लेते हैं कि भाई हम क्या करें, रोटी तो उन्हें खानी है ना कहीं।
तो इस तरह की व्यवस्थाएं इस देश के अंदर हैं, व्यवस्थाएं नहीं अव्यवस्थाएं इन्हें मैं कहूँगा। जिस तरह का देश का हाल है इसमें इसे जो है ना देश के माहौल को बदलना पड़ेगा। अगर ये फ़िरकापरस्त ताकतें इसी तरह हम पे राज करेंगी तो ये देश को नुकसान करेंगे। आज देश जो है ना, देश इतने कर्जे में चला गया। पहले जब 70 सालों में लगभग 55 करोड़ रुपए जो है इस देश पे कर्जा था, आज 10 सालों में कम से कम 155 लाख करोड़ रुपए जो है ना कर्जा इन्होंने बढ़ा दिया। यानी कि कुल मिला के अगर आप बात करें तो 205 लाख करोड़ रुपए का आज हमारे ऊपर कर्जा है। ये अच्छी बात नहीं है, ये दुख की बात है। हमें मतलब इस तरह से सिखाया जा रहा है, हमारे युवाओं को ये सिखाया जा रहा है कि उधार लो और घी पियो। एक हमारे बड़े प्रचलन थी हमारे बीच में जो है बड़े बुजुर्ग इन कहावतों को कहते थे। आज हमें लग रहा है कि वो कहावतें सत्य थी। आप देखिए कि आज हमारे यूएनओ में 17 देश पाकिस्तान को जो है वोट करते हैं, हमारे देश को तीन देश वोट करते हैं। आज हम कहाँ पहुँच गए? आज हम पाकिस्तान से नीचे हैं, आज हम बांग्लादेश से नीचे हैं। आप हमारी इकोनॉमी देखोगे, भाजपा तो बोलती है कि विदेशों में डंका बज रहा है हमारे भारत का। देखिए इस तरह का डंका बज रहा, मैंने कहा ना यूएनओ में 17 देशों ने पाकिस्तान को वोट किया और इंडिया को केवल 3 देशों ने वोट किया है। तो ये डंका बजना आप अगर इसे समझ रहे हैं तो यही मान लिया जाए। जब जनता इतनी परेशान है तो फिर क्यों मोदी मोदी और मोदी के नारे लगा रही है? देखिए ये झूठ का भ्रम है। मैं तो आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप जो है लोकल मीडिया है, अगर आप नेशनल मीडिया की बात करें तो नेशनल मीडिया जो आम लोगों की आवाज़ नहीं उठा रहा है। नेशनल मीडिया बिका हुआ है। आप देख रहे होंगे कि वो ऐसी बात करते हैं जिससे जो है देश के असली मुद्दे हैं वो गौण हो जाएं, वो छोटे हो जाएं। जहां कोई आदमी अगर बेरोज़गारी की बात टीवी पे उठाता है उसका माइक बंद कर दिया जाता है। कोई अगर किसी तरह की अगर देश के अच्छे के भले की बात करता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप देखिए यहाँ से लेकर के आप माना तक चले जाइए, उत्तराखंड के लास्ट बॉर्डर तक। मैं देख के आया हूँ भी 2-4 दिन पहले, सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही आदमी का पोस्टर है, वो है केवल मोदी। उसके साथ प्रत्याशी का भी जो है ना फोटो कहीं पर नहीं है। तो इनके जो प्रिय नेता है हरीश रावत जी वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, दिखा देते हैं। हाँ, हरीश रावत जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस कार्यालय का उद्घाटन आज करने जा रहे हैं हरीश रावत जी। तो हरीश रावत जी से भी जानेंगे कुछ बातें और कुछ मुद्दे। बात सुनिए और अपने चहेता नेता हरीश रावत जी के लिए और अपने प्रत्याशी के लिए यहाँ पे लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ के आई और हरीश रावत जी जो हैं हमारे बीच में है। सबसे पहले तो जानेंगे कि आपसे जो जनता का आपको प्यार मिल रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है इतने सालों के बाद? लोगों में बड़ा उत्साह है, लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और निश्चित तौर पर लोगों का वोट कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। जी, जैसे 19 तारीख को वोट होनी है, आज 9 तारीख है, तो 10 दिन में कार्यालय का जैसे उद्घाटन कर रहे हैं तो वोट बैंक बढ़ेगा आपका, किस तरीके से रहेगा? ये कार्यालय बहुत शुभ स्थान पर बड़ा अच्छा कार्यालय ढूंढा है। मैं बड़ा शानदार उत्साहपूर्ण जो है वो हुआ है, उद्घाटन इसका शुभारंभ हुआ है, तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, हरीश रावत जी, जो चुनाव है, चुनाव किसके बीच में है? निर्दलीय के या भाजपा के या कांग्रेस के बीच में? चुनाव राष्ट्रीय दलों के बीच में है। हाँ, लोकसभा के चुनाव में कभी भी छोटी मोटी पार्टियों इनकी कोई भूमिका नहीं रहती है। हाँ, तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में चुनाव है। लोग ऐसे लोगों को क्यों वोट देंगे जो भाजपा की बी टीम है, वो जो भाजपा के लिए वोट काम करते हैं, जो भाजपा की मदद करने के लिए खड़े हैं, तो लोग उनको क्यों देंगे? तो लोग अच्छा, जैसे अभी कांग्रेसी जा रहे हैं, आज भी सुभाष सरन जी चले गए हैं भाजपा में, ऐसे में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है रावत जी? वो तो बहुत दिन पहले चले गए थे। नहीं, आज ज्वाइनिंग हुई है उनकी पीएसएम पे। अच्छा, पता नहीं, लेकिन वो तो बहुत पहले चले गए। जी, तो चुनौतियों का तो सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि आपका जो परिवार है वो कम हो रहा है। परिवार नया जुड़ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, बल्कि एक जा रहे हैं तो 100 आ रहे हैं। जी, तो एक जा रहे हैं 100 आ रहे हैं, ये बताया हरीश रावत जी ने। यानी कि कहीं ना कहीं फाइट दे के विजय बनाएगी वीरेंद्र रावत जी को, और हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो है सांसद वीरेंद्र रावत बन रहे हैं, ये साफ तौर पे क्लियर कर दिया है हरीश रावत जी ने। तो इसी के साथ बने
तो अभी आपने सुनी है हरीश रावत जी की बात। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी भी मौजूद है। राजेंद्र चौधरी जी, आज ढंढेरा में भी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। 9 तारीख है और 19 तारीख को वोट डलनी है। 10 दिन में क्या कार्यालय खोलने से बहुमत बढ़ेगा? देखो, कार्यालय जो है ये कार्य योजना के लिए खुलता है। यहाँ बैठेंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा होगी, प्लान बनेगा, कहाँ कहाँ प्रचार करना है, कैसे संपर्क करना है। ये ऑफिस जो है वो मैनेजमेंट के लिए होता है और वोट के लिए जनता से सीधी अपील करनी पड़ेगी। हमारा प्रत्याशी जो है उसने 72 मुद्दे बनाए, 72 मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और डिसाइड जनता करेगी। जी, अगर तो मैनेजमेंट की बात करी जाए, कांग्रेस में ही ऐसा है कि टिकट भी सारी पार्टियों के बाद मिलता है और कार्यालय भी सारी पार्टियों के बाद ही खुल रहे हैं। तो मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि लेट ही हो रहा है? नहीं, टिकट तो कांग्रेस जो है बहुत सोच विचार के टिकट देती है। ये तो है टिकट वितरण की बात। कार्यालय की बात ऐसी है कि कांग्रेस के पास फ़िलहाल धन नहीं है और बिना धन के सब काम चलना बहुत मुश्किल है। अब आप देख लो, हमारे पास यहाँ 15 कुर्सी हैं, ना माइक है, ना और सामग्री है। हम तो जनता के बीच जाएंगे डोर टू डोर। और जैसे डोर टू डोर ये आप जा रहे हैं, आज ये भी आपका लाल कुर्ती, मोहनपुरा और सिविल लाइन, तो किस तरीके से आपको जनता देख रही है कांग्रेस को? नहीं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, बहुत शानदार। और जनता समझ रही है कि उनका बेवकूफ़ बना के जो है 10 साल सरकार सत्ता में रही, ना पेट्रोल 35 रुपये हुआ, ना डॉलर सस्ता हुआ, ना रोज़गार मिला, ना महंगाई कम हुई। दरअसल जनता का सरोकार बहुत सारी चीज़ों से है। भारत जो है अभी एक अर्ध विकसित स्टेट है। हम जो है डेवलपिंग नेशन है, हम विकसित राष्ट्र नहीं हैं, हम विकासशील राष्ट्र। देखो, विकासशील जो देश होता है उसके बिंदु अलग हैं, मुद्दे अलग हैं और हम उन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। हमें चिंता है इस देश के नौजवान की जो नशाखोरी से बचे, हमें चिंता है बेरोज़गार की, जो पढ़ेगा लिखेगा, बीटेक MBA करेगा उसे रोज़गार मिले, BSc पढ़े हुए को रोज़गार मिले, जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं उन्हें सेना में, पुलिस में रोज़गार मिले और उसके अलावा भी जो व्यापार कर सकते हैं उन्हें खुला माहौल मिले। सरकार की योजनाओं से छोटे व्यापारियों को, युवाओं को, स्टार्टअप वालों को प्रोत्साहन मिले। यही तो सरकार का काम है। सरकार का काम इंजेक्शन लगा के खून नोचना थोड़ा ही है कि टैक्स इतना थोप दो कि आदमी विचलित हो जाए। हम जनता के मुद्दों के साथ जा रहे हैं और हम ना तो किसी की बुराई करेंगे, ना हम किसी पे आरोप लगाएंगे। हमारा कहना यह है कि हम 72 मुद्दों के साथ आए। अगर आपको हमारे मुद्दे सही लगें, हमारा युवा प्रत्याशी है, उसे वोट दो। और इन्हें तो आपने जो 10 साल रह चुके, आखिर ये तो पता लग जाए कि उन्हें उनका टिकट क्यों काटा गया। अच्छे आदमी थे, मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, तो इस चीज़ का तो जवाब भाजपा देगी, किन परिस्थितियों में किन कारणों से टिकट कटा। और हम तो भाई अपने कैंडिडेट के मुद्दों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने बताया कि मुद्दों के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और हमारी अगर जो सरकार जीत जाती है तो बहुत सारे रोजगार के आयाम भी खोलेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे चुनावी अपडेट। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।